जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज देख सकते हैं कि हमने भूगोल का एक नया ही टॉपिक नए अंदाज में पढ़ाने के लिए आपको फिगर ड्रॉ कर दिया है। तो आइए इसे हम समझते हैं और इसे समझ करके परीक्षा की दृष्टि से कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण होता है उन बिंदुओं पर भी चर्चा करके इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पिछली वीडियो में जो है कि हिमालय के बारे में पढ़ाया था, और इस हिमालय में जो पूर्वी यहाँ पे जो उत्तर पे जो हिमालय हमारा है, हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ किस स्थिति में होती है उसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। आप देख सकते हैं कि हमने पूरे लोकेशन के साथ यहाँ पे एक रफ मैप के द्वारा समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ। तो आइए इसे समझते हैं। ये थोड़ा फिगर खराब हो गया है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी भारत की जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है वो है अरावली। अरावली पर्वतमाला जो है हमारी भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली पर ही एक मंदिर पाया जाता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। दिलवाड़ा पर एक मंदिर पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। इस पे एक चोटी पाई जाती है जो सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। यह सबसे पुरानी है, इसलिए यह कट पीट कर खत्म धीरे धीरे कम हो गई है, इसलिए इसे हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान का मतलब क्या होता है कि जो घिस पीट कर कुछ बचा हो, यानी अब विश्व, सोचिए पूरा विश्व की पुरानी सबसे पर्वतमाला है तो ये भी जरूर कुछ घिसा पीटा होगा, तो इसलिए इसे हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं। अब इसका विस्तार है राजस्थान से लेकर के और इधर दिल्ली तक, दिल्ली के आगे उत्तराखंड तक इसका विस्तार है। दिल्ली में जो ये राजपथ है और ये जो लाल किला उला है सब इसी के पास है। तो ये तो हो गया है हमारा अरावली पर्वत के बारे में। अब हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत भारत में जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन सी पर्वतमाला जल विभाजक का, भारत में जल विभाजक का काम करती है। तो यही हमारी जो विंध्याचल पर्वतमाला है, यहाँ राजस्थान से लेकर के बिहार तक फैली है, यही हमारे भारत में जल विभाजक का काम करती है। इससे जितनी भी नदियाँ पूरब से उत्तर से आती हैं सब इससे उधर बहती हैं, और दक्षिण की जितनी नदियां हैं सब इसके इधर बहती हैं, इसलिए हम इसको जल विभाजक भी कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये चूना पत्थर जो हमारे भारत में जो पाया जाता है, चूना पाया जाता है, पत्थर पाया जाता है, ये जो लाल बालू आप सुनते होंगे, लाल बालू, सब इसी में, सब इसी के माध्यम से मिलता है। सब विंध्याचल पर्वत, चूना भी इसी में सबसे अधिक पाया जाता है। इसे चूने का घर कहते हैं, चूने का भंडार के नाम से भी इसे जानते हैं। अब इसके नीचे जो है कि एक नदी बहती है, नर्मदा। तो नर्मदा नदी से पहले हम इसको सतपुड़ा को थोड़ा सा समझ लें कि विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे सतपुड़ा पर्वत है। ये पूरा सतपुड़ा का ही भाग है, मगर चूंकि इनके बीच बीच में कहीं कहीं जो है कि घाटियां बन गई है, इसलिए हम इनको अलग अलग नामों से अब जानते हैं। जैसे सतपुड़ा का ही भाग है मैकाले, धूपगढ़। अब धूपगढ़ की सबसे विशेषता यह है कि धूपगढ़ की विशेषता यह है कि यहीं पे एक बैतूल पठार पाया जाता है, और बैतूल पठार से होकर के ही भारत में 3 नदियां बहती हैं। इधर बहती है महानदी, इधर बहती है सोन नदी, और इधर बहती है नर्मदा। आप सुने होंगे कि अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और यहाँ अरब सागर में आकर के, अरब सागर आकर गिरती है। अब यहाँ पे सबसे जो बीच वाला भाग है वो है मैकाले, और मैकाले की जो चोटी है, यहाँ पे भी एक चोटी पाई जाती है,
और इसके बाद आता है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा जो है कि भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर नर्मदा बहती है और इधर ताप्ती, ये दोनों नदियां जो है कि इसके इसके इस पार नर्मदा बहती है और इस पार ताप्ती, और ये दोनों दक्षिण में आके अरब सागर में गिरती हैं। भ्रंश घाटी का इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि नदी उस पार भी बहती है, नदी इस पार भी बहती है। तो नदी के जल के साथ एक समय नदी का जल जब काफी समय तक जाता है तो दोनों तरफ गहरी खाई बन जाती है, और खाई बनने की वजह से ही इसे हम भ्रंश घाटी का उदाहरण के रूप में जानते हैं। अब बात आती है पश्चिमी घाट। हमारे देश में जो है कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें एक पूर्वी घाट पर्वतमाला है और एक पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। तो पश्चिमी घाट में एक पर जो पर्वतमाला है उसे हम कहते हैं नीलगिरी, यानी नीलगिरी यहाँ गुजरात से लेकर के और यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और ये पूरा जो है पश्चिमी घाट का ही उदाहरण है। ये जो दो दो छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ये भी पश्चिमी घाट के ही उदाहरण है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नीलगिरी बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक अन्नामलाई बोला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक इलायची पहाड़ी। जैसे यहाँ पे देखिए सतपुड़ा था, तो सतपुड़ा में भी छोटे छोटे भाग थे, तो इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते थे। इसलिए पश्चिमी घाट में भी कुछ अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, इसलिए भी हम इन्हें भी अलग अलग नामों से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट का ये पूरा हिस्सा है, और इसमें जो ये वाला हिस्सा है इसे नीलगिरी बोलते हैं, इसे अन्नामलाई बोलते हैं, और इसे इलायची। अब आइए इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये जो पश्चिमी घाट का जो नीलगिरी पर्वत है, इसी पे एक जनजाति रहती है डोडा बेटा। आप समझ लीजिएगा, डोडा बेटा बोला जा रहा है। अगर आप नोट करना चाहें तो उसे नोट कर लीजिएगा। जो भारत की सब जो भारत की सबसे बड़ी चोटी है, नीलगिरी पर है डोडा बेटा, और इसी पे डोडा जनजाति निवास करती है जो मुख्य रूप से चाय की फसल उगाती है। अब बात आती है अन्नामलाई। अन्नामलाई पर भी एक अनईमुड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसपे जो जनजाति रहती है अन्नामलाई, वो क्या है कि ये अन्नामलाई क्या है कि मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो जनजातियां निवास करती हैं वो मुख्य रूप से मसालों का निर्माण करती है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी जो है अन्नामलाई, इसी अनईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पे है। अब इलायची पर्वत को मसालों का घर कहते हैं, क्योंकि इलायची पर्वत पे ही सबसे ज्यादा मसाले की खेती की जाती है। और आप सुने होंगे कि जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन का जो मसाले का व्यापार होता था इसी पश्चिमी घाट पे होता था, क्योंकि यहाँ से मसाले का उत्पादन होता था और यहाँ से नाव द्वारा अपना व्यापार इधर एक देश से दूसरे देश के बीच होता था। अब देख रहे होंगे कि इधर भी थोड़ा सा हमने कुछ बनाया है, तो इसका मतलब हमने ये इसलिए बनाया है कि यहाँ पे गारो, यहाँ पे नोट नहीं किया है, आप कर लीजिएगा। ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है। ये तीन पहाड़ियां हैं जो कि जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। मानसून इधर से जब आता है बंगाल वाला, तो इसमें जब मानसून चला जाता है तो ये पहाड़ियों में टकरा टकरा करके हमेशा इसी में बारिश करता रहता है। इसलिए यहाँ पे आप सुने होंगे कि यहाँ पे पाया जाता है मेघालय। इसलिए मेघालय का जो ये मानसीराम जो क्षेत्र है यहीं पे पाया जाता है, और इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा होने का कारण है कि जब मानसून इसमें जाता है तो इधर से टकराता है, फिर इधर से टकराता है, फिर इधर से टकराता है, यानी पूरा 12 माह तक यहाँ पे वर्षा होती रहती है। तो ये था हमारा पर्वत का कुछ छोटा सा ना कहें, परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर वीडियो छोटा है। आपके समय को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका।